नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भास्कर है और ये मेरा जो सीरीज़ चल रही है वीडियोस की इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 उसके कंटिन्यूएशन में ये मैं एक अपना अगला वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं फिर एक सेक्शन 14 के बारे में ही चर्चा करूँगा, उसी बारे में ही डिस्कशन करूँगा मैं, क्योंकि सेक्शन 14 एक ऐसा अमेंडमेंट बिल में डाला गया है जिसको लेकर कि पूरे देश में बहुत एप्रीहेंशन है और इसको ही लेकर कई जगह लोगों के कई यूनियंस को लेकर बहुत विरोध प्रदर्शन किए यूनियंस ने। और काफ़ी जो पावर सेक्टर का स्टाफ है या यूनियंस हैं वो इस सेक्शन 14 का बहुत कड़ा विरोध कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए, काफ़ी यूनियंस ने इस तरह के विरोध प्रदर्शन किए। लेकिन आफ्टर ऑल सेक्शन 14 क्या कहता है, नेचुरली वो एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ रास्ता खोलता है, जो कि मैंने बाकी अपने पुराने वीडियोस में बताया है। लेकिन इस सेक्शन 14 को लेके और प्राइवेटाइजेशन को लेकर इतना ये भ्रम और एक एप्रीहेंशन और डर की स्थिति क्यों है? आखिर प्राइवेटाइजेशन है क्या? अगर हम बहुत लिटररी मीनिंग पे जाएं तो प्राइवेटाइजेशन एक इस तरह की चीज़ होती है कि जहां एक पब्लिक सेक्टर की चीज़ें, जो कि एक पब्लिक की चीज़ें होती हैं, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको किसी प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया जाता है या ग्रुप के हाथ में दिया जाता है। इससे क्या असर पड़ता है लोगों पे और यहाँ के लोग जनता पे या एंड कंज्यूमर पे? अगर हम बात करें पावर सेक्टर की तो एंड कंज्यूमर पे क्या फ़र्क पड़ता है और प्राइवेटाइजेशन का उत्पत्ति होती कहाँ से, जनरेट कहाँ से होती है चीज़? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एंड यूज़र को बहुत समझने की आवश्यकता होगी। डैट इज़ जो हमारा कंज्यूमर है, क्या वो वर्तमान जो स्ट्रक्चर है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का या फिर बाकी यूटिलिटीज़ का, उनकी सर्विसेज को लेकर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि नहीं है? मुझे लगता है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वहाँ से कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का बीज उगता है। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स या फिर कोई भी पब्लिक यूटिलिटीज़ सर्विस प्रोवाइडिंग के सेक्टर्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाती हैं। लेकिन इसके भी कुछ एग्जेम्पशंस नहीं, कुछ और भी पब्लिक सेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा पब्लिक सेक्टर होने के बावजूद भी सर्विस प्रोवाइडर की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। मैं एक इस समय कोट करूंगा एमपी टूरिज्म को। एमपी टूरिज्म, आपको याद होगा टीवी में बहुत ही अच्छे इसके ऐड आया करते थे। वो इतने शानदार ऐड हुआ करते थे कि उनको ऐड को देख के पूरा देश कहता था कि यार कितना अच्छा इन लोगों ने ऐड बनाए हैं। अगर आप बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के पास शायद ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे हिल्स नहीं है, हाई राइजिंग हिल्स नहीं है, वहाँ स्नो नहीं है। लेकिन आपको शायद आई डोंट नो कि जानकारी है कि नहीं है, एमपी टूरिज्म बहुत डेवलप्ड है। इतना डेवलप्ड है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके में जाते हैं तो लोग एमपी टूरिज्म के होटल्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनकी सर्विसेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मुझे भी 4-5 बार एमपी टूरिज्म के होटल्स में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इवन भीमबेटका जैसी जगह पे, जो कि बहुत ही आइसोलेटेड जगह है, वहाँ भी एमपी टूरिज्म का जो गेस्ट हाउस है, जो होटल्स है, वो रिमार्केबल सर्विसेज देता है। इवन बांधवगढ़ में अगर आप जाएंगे तो एमपी टूरिज्म के जो होटल्स वहाँ पर 2 हैं और वहाँ पर वो होटल्स बाकी होटल्स की कैटेगरी, प्राइवेट होटल्स की कैटेगरी के मुकाबले बाकी बहुत ही अच्छी तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मैंने एक बार मैं गया था खजुराहो में उनका बहुत ही अच्छा एक रिजॉर्ट था। मैंने उससे पूछा कि यार आपके, मैं हमेशा जाता हूँ एमपी टूरिज्म के इस तरह के रिजॉर्ट्स में, तो बहुत ही शानदार होते हैं, इसका क्या कारण है? उसने मुझे एक आदमी का नाम बताया, अश्विन लोहानी। बोले साहब हमारे एमडी साहब रहे थे एक ज़माने में ये, और इन्होंने पूरा कल्चर चेंज किया। मैं प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें तो मैं प्राइवेटाइजेशन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ, और मैं इस चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर पब्लिक सेक्टर की कुछ चीज़ें हैं और वो अगर सर्विस प्रोवाइडिंग की चीज़ें हैं तो शायद पब्लिक सेक्टर अपना एटीट्यूड चेंज करके उनको बेहतर सर्विस हम कंज्यूमर्स को या फिर एंड यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं।
मैं इस वीडियो में कुछ उन लोगों के स्टेटमेंट्स, उन लोगों से ही बात करूंगा जो पहले पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम कर चुके हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर चुके हैं। मैं एक सज्जन से बात करूंगा जो कि महाराष्ट्र के हैं। वो पहले महाराष्ट्र डिस्कॉम में काम कर चुके थे, उसके बाद महाराष्ट्र डिस्कॉम से वो स्विच ओवर हुए, प्राइवेट कंसर्न में स्विच ओवर हुए, और प्राइवेट कंसर्न से स्विच ओवर होने के बाद वो जनरेशन सेक्टर में भी गए, अगेन वो फिर वो डिस्कॉम सेक्टर में भी आए प्राइवेट के तौर पे। मैं जानने की कोशिश करूंगा, हम सब उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी वजह रही हैं, कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, और क्या ऐसी वजह रही हैं कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लेवल को हम सही तरह से शायद आंक नहीं पाए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, जिन्होंने इन चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन को लेके एक अपनी एक एप्रीहेंशन दिखाया है। क्या वजह है उस एप्रीहेंशन की, मैं उन यूनियंस के, एसोसिएशन के रिस्पेक्टिव जो ऑफिस बियर्स हैं उनसे भी मैं बात करके ये जानने की कोशिश करूँगा कि क्या ऐसा रहा है। तो शायद हम उस जगह पे पहुंच पाएंगे कि प्राइवेटाइजेशन क्या है, क्यों डर है, इससे एंड यूज़र को क्या मिलने वाला है, एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर्स को उससे क्या बेनिफिट या क्या नुकसान होने वाला है। इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे।